एक राज्य का राजा युगायु के मन में एक सवाल आता है। वह राजसभा में बैठे सभी से सवाल पूछता है और जवाब मांगता है कि मछली जल में रहती है तो वह पानी कब पीती है। तब मंत्री जी कहते हैं, ये कैसा सवाल है राजा साहब। तब किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। तब राजा युगायु बोलते हैं, इस शहर में ये सवाल पहुंचा दो, किसी न किसी के पास तो इसका उत्तर होगा, और अगर किसी ने भी इसका उत्तर दे दिया तो मैं आधा राज्य उसके नाम कर दूंगा। और राजा का आदेश पाकर सैनिक पूरे राज्य में ये ऐलान करते हैं कि यदि कोई भी राजा के सवालों का जवाब दे दे तो राजा उसे आधा राज्य इनाम में दे देंगे, और यदि जवाब नहीं दे पाए तो उसे राजा कारावास में डाल देंगे। तभी एक आदमी कहता है, अरे वाह, अभी बहुत बढ़िया मौका है इनाम पाने का। मैं कल ही जाता हूँ राजा जी के पास, क्या सवाल है उनका जवाब देके इनाम लूँगा। और वह राज दरबार में पहुँच जाता है। तब राजा उसे कहते हैं, यदि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। तब वह व्यक्ति कहता है, बोलिए महाराज, आपका क्या सवाल है। तब राजा कहते हैं कि मेरी शर्त तो तुम्हें पता होगा ना, और नहीं जानते हो तो मैं एक बार फिर से बतलाता हूँ मेरा क्या शर्त है। और राजा शर्त बोलते हैं कि जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सारी उम्र कारावास में गुजारना होगा। तब वह आदमी हाँ कह देता है और सवाल पूछता है। तब राजा कहते हैं, तो सवाल यह है कि मछली पानी में रहती है तो वह आखिर पानी कब पीती है। तब वह आदमी कहता है, ये कैसा सवाल है महाराज जी, आपका ये सवाल उचित नहीं है, ऐसा कोई सवाल होता है क्या। तब महाराज कहते हैं, क्या बोला, तुम एक राजा की बातों को अनुचित कह रहे हो। सैनिकों, इस व्यक्ति को तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। फिर सैनिक उसे वहां से ले जाते हैं। तब राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, आखिर कोई भी हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। तब मंत्री कहते हैं, राजा जी क्या बताऊं, आपका सवाल तो विचित्र है। तब राजा कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है। तब मंत्री जी कहते हैं, वह महाराज जी, कौन है वो। तब महाराज जी कहते हैं, वह यहीं पर है। तब मंत्री कहते हैं, ठीक है, तो उसे बुलाते हैं महाराज जी, वह यहीं है, सवाल का जवाब वही दे सकता है, वह कोई और नहीं, वह आप ही हो। तब मंत्री कहता है, मैं वह कैसे महाराज जी, मैं भला कैसे जवाब दे सकता हूँ। तब महाराज जी, अगर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कारावास में डाल दूंगा। तब मंत्री कहता है, महाराज जी मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। तब महाराज जी कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, और मंत्री वहां से चला जाता है। फिर वह घर पहुंच जाता है। तब मंत्री का बेटा उसे पूछता है कि क्या हुआ पिताजी, आप मुझे परेशान लग रहे हो। तब मंत्री कहता है, बेटा तुम कल यहाँ से चले जाओ, नहीं तो राजा हमें कारावास में डाल देगा। तब बेटा मायूं कहता है, पर क्या बात है पिताजी, ये तो बताइए। तब मंत्री कहता है, बेटा राजा जी ने मुझे एक सवाल पूछा है और जवाब नहीं दिया तो हमारे पूरे परिवार को कारावास में डाल दूंगा बोले हैं। तो पिताजी सवाल तो बताइए। तब मंत्री सवाल बताता है अपने बेटे मायूं को, बेटा सवाल ये है कि मछली पानी में रहती है तो वह आखिर पानी कब पीती है। तब बेटा मायूं कहता है, पिताजी इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। हाँ बेटा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कम से कम तुम तो
तुम तो कहीं पर जीवित रहोगे, नहीं तो हमारा पूरा परिवार कारावास में सड़ेगा। लेकिन पिताजी, मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? यदि कोई तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे तो सही मत बताना। फिर दूसरे दिन मायूं घर से निकल जाता है। फिर जाते जाते एक नदी के पास पहुंच जाता है। तभी सोचता है, मैं कैसे नदी पार करूं? यह कितना गहरा है मुझे तो पता ही नहीं है। थोड़ी देर रुक जाता हूं, कोई पार होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि नदी कितनी गहरी है। तभी वहाँ एक पंडित आता है और लड़के को देख लेता है। फिर पूछता है, अरे ये लड़का कौन है और यहाँ कैसे है? फिर उसके पास जाके पूछता है, अरे बेटा, क्या बात है और यहाँ कैसे बैठे हो? लड़का कहता है, पंडित जी, मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कि यह नदी कहाँ पर गहरी है और कहाँ पर नहीं है, और मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, इसीलिए किसी का इंतजार कर रहा था। कोई यह नदी पार करे तो मैं भी नदी पार कर सकूं। तब पंडित जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, नदी पार मैं जानता हूँ, मैं प्रतिदिन यह नदी पार करके आता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। फिर पंडित अपना धोती उठाता है और नदी में उतर जाता है। फिर लड़का भी पीछे पीछे चल पड़ता है। तब पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा, तुम भी अपनी धोती को ऊपर उठा लो, गीली हो जाएगी। तब मायूं कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही चलूँगा पंडित जी। यह बात सुनकर पंडित आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर मायूं पीछे पीछे चल देता है और नदी पार कर लेते हैं। फिर बातें करते करते चलते हैं। तब पंडित पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मायूं कहता है, पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ, मैं 100 मील दूर से आ रहा हूँ। तब पंडित कहते हैं, तब तो बेटा तुम्हें भूख भी लगी होगी, चलो मेरे घर चलो, वहाँ चलकर थोड़ा खाना खा के विश्राम कर लेना, फिर चले जाना। दोनों चलते चलते पंडित जी के घर पहुँच जाते हैं। पंडित जी की एक बेटी थी जिसका नाम रोहिणी थी। पंडित जी घर में अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी ये मेहमान है, इसे पानी वानी पिलाओ, मैं दुकान से मिठाई ले आता हूँ। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चला जाता है। तभी रोहिणी एक गिलास पानी देती है उस मेहमान को। तब मायूं कहता है, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब रोहिणी कहती है, हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तब मायूं कहता है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आप ये घड़ा पक्का है या कच्चा? रोहिणी कहती है, घड़ा अभी कच्चा है। तो मायूं कहता है, यदि यह घड़ा कच्चा है तो मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता। उतना में वहाँ पंडित जी आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। फिर कहता है, अरे दुष्ट, मैं तुम्हें एक मुसाफिर समझकर घर ले आया और तुम मेरी बेटी से ही बेकार की बातें कर रहे हो, चल निकल यहाँ से, चला जा। फिर पंडित की बातें सुनकर मायूं वहाँ से निकल जाता है। तब रोहिणी कहती है, अरे पिताजी, ये क्या किया आपने? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह बहुत ही बुद्धिमान लगता है। फिर वह मन में सोचती है, काश कि मेरा विवाह उसी व्यक्ति से हो जाता तो बहुत अच्छा होता। फिर रोहिणी कहती है, पिताजी, मैं बाजार से कुछ सामान मंगवाना चाहती हूँ, ला दीजिए ना? तब पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटी, क्या चाहिए बताओ? तब रोहिणी कहती है, यह लीजिए 4 रुपए, इसमें से 1 रुपए की प्यारी लाना और 1 रुपए का प्यारा ले आना, और 1 रुपए की ऐसी चीज़ लाना जो अंदर से नरम हो और बाहर से टाइट हो, और 1 रुपए की ऐसी चीज़ लाना जो बाहर से नरम हो
और अंदर से टाइट हो। फिर पंडित बाजार की ओर निकल जाता है और बाजार पहुंचकर दुकानदार से बोलता है कि मुझे ये सब सामान दे दो। अरे भाई, ये लीजिए 4 रुपए और मुझे यह सामान दे दीजिए। तब दुकानदार कहता है, क्या चाहिए भाई, वो तो बताइए। फिर पंडित जी कहते हैं, मुझे 1 रुपए का प्यारी दे दीजिए, 1 रुपए का प्यारा, और 1 रुपए की ऐसी चीज़ दीजिए जो अंदर से नरम हो और बाहर से ठोस, और 1 रुपए की ऐसी चीज़ दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से टाइट हो। फिर बाजार वाला कहता है, अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? तब पंडित जी कहते हैं, जो सुना वही कहना चाहता हूँ। ये सामान मेरी बेटी ने मुझे मंगवाया है, मैं वही लेने आया हूँ। तब दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन पंडित जी, ये प्यारी प्यारा, अंदर से नरम, बाहर से ठोस, ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं आप? पंडित जी, साफ साफ बोलिए, तब तो मैं कुछ दे पाऊँ आपको। और उसे वहाँ से भगा देते हैं। ये लीजिए आपका पैसा, आप यहाँ से चले जाइए। पंडित जी दूसरे दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर भी वह वही सारे सामान को मांगते हैं। तब वह भी गुस्सा हो जाता है, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको क्या चाहिए? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ से चले जाइए। ये लीजिए आपका पैसा, ये सारा सामान मेरे पास नहीं है। ऐसे कह के पंडित जी को भगा देते हैं। पंडित जी सारे दुकानों पे जाता है और वैसे ही दुकानदार उसे भगा देते हैं। पंडित जी फिर दूसरे दुकान पे जाता है, वहाँ पर भी वही चीज़ें मांगता है। तब दुकान वाला उसे कहते हैं, अरे पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये क्या मांग रहे हैं? सीधा साधा स्पष्ट रूप से कहिए, आपको क्या चाहिए? इसी प्रकार पंडित को पूरा बाजार छान मारते हैं, पर उसे सब भगा देते हैं, क्योंकि कोई भी उसकी बताई चीज़ों को नहीं दे पाता। फिर उसी बाजार में मायूं आ जाता है। तब पंडित को एक दुकान वाला डांट रहा था, यहाँ से चला जा पंडित, नहीं तो मार मार कर भगा दूंगा। फिर मायूं वहीं पंडित के पास जाता है, दुकानदार से बोलता है, अरे भाई, आप इनसे इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं? तब दुकानदार कहता है, अरे भाई, क्या बताऊं, ये पंडित मुझे 4 रुपए दे रहा है और कहता है 1 रुपए की प्यारी और 1 रुपए का प्यारा, और एक ऐसी चीज़ दीजिए 1 रुपए का जो अंदर से नरम हो और बाहर से ठोस, और 1 रुपए की ऐसी चीज़ जो बाहर से नरम और अंदर से दीजिए बोल रहा है। तब मायूं कहता है, अरे भाई, आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ इन्हें क्या देना है। आप इन्हें 1 रुपए की नाखूनी दे दीजिए जो लड़कियाँ अपने नाखून में लगाती हैं तो प्यारी लगती है, और 1 रुपए की सिंदूर दे दीजिए जो कि स्त्री को बहुत प्यारा होता है, और हाँ, 1 रुपए की नारियल दे दीजिए जो कि बाहर से ठोस और अंदर से नरम होता है, और हाँ, 1 रुपए का छोहारा दे दीजिए जो बाहर से नरम और अंदर से ठोस होता है। तब दुकान वाला कहता है, अरे भाई, इन्हें साफ साफ बोलना चाहिए था ना, ताकि मैं भी समझ सकूं। तो मायूं कहता है, नाखूनी हो गई प्यारी और सिंदूर हो गया प्यारा, और नारियल हो गया बाहर से ठोस अंदर से नरम, और छोहारा हो गया बाहर से नरम और अंदर से ठोस। तो फिर दुकानदार सारी चीज़ें एक थैली में डाल के दे देता है। पंडित वहाँ से चला जाता है। फिर पंडित घर जाके अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, आज तो मैं मरते मरते और पिटते पिटते बचा हूँ। जो तुमने सामान मंगवाया था उसके चक्कर में तो आज मैं बहुत पिट जाता। तब रोहिणी कहती है, कैसे पिताजी, लेकिन आप तो ठीक ठाक हैं। तब पंडित जी कहता है, शुक्र है उस इंसान का जिसने मुझे बचा लिया, तभी मैं सब सामान लेकर वापस आ पाया। फिर पंडित सारी
फिर पंडित सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाता है। तब रोहिणी कहती है, वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब पंडित कहता है, लेकिन बेटी वह इतना ही बुद्धिमान है तो मैं नदी पार कर रहा था तो मैंने अपनी धोती को ऊपर उठाया था ताकि वह गीली ना हो, और मैंने उसे भी कहा तो वह बोला, नहीं पंडित जी, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तब रोहिणी कहती है, वो इसलिए पिताजी क्योंकि नदी में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कहीं उसे काट ना ले, इसीलिए वह जीव जंतु अगर काटे तो वह कपड़े पे ही रह जाए, इसीलिए वह धोती नहीं उठाया। तब पंडित जी कहता है, हाँ हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन बेटी जब वह व्यक्ति हमारे घर आया तो वो तुमसे घड़ा कच्चा और पक्का क्यों पूछ रहा था? तब रोहिणी कहती है, उसके कहने का तात्पर्य यह था पिताजी कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ या विवाहित। जब मैंने उनको बता दिया कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ तो उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। अरे वाह बेटी, इसका मतलब वह युवक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार मालूम पड़ता है। लेकिन बेटी तुम भी कोई कम बुद्धिमान नहीं हो। अच्छा बेटी, यदि मैं तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति के साथ करा दूं तो कैसा रहेगा? तब रोहिणी कहती है, पिताजी इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, वो भी इतने बुद्धिमान और मैं भी बुद्धिमान, हम दोनों अपने जीवन के प्रत्येक सपने साकार कर सकते हैं। फिर पंडित वहीं पहुंच जाता है जहां उससे मिला था, बाजार में, लेकिन वह नहीं रहता। तो पंडित दुकानदार से पूछता है, अरे भाई, वह व्यक्ति कहाँ गया जो मुझे सामान के बारे में बताया? तब दुकानदार कहते हैं, वह इसी ओर गया है। फिर पंडित उसी ओर चल पड़ता है। कुछ दूर चलता है तो देखता है कि वह लड़का एक पेड़ के छांव में बैठा था। पंडित उसके पास जाकर कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे पंडित जी, आपने अपने घर से तो मुझे भगा दिया, तो कहाँ जाऊँ? मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानता, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। तब पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा, चलो तुम मेरे साथ चलो। तब मायूं कहता है, अरे अरे नहीं नहीं पंडित जी, मुझे घर चलने को मत कहिए, आपने तो मेरा तिरस्कार करके मुझे निकाल दिया, इस बार गया तो आप मुझे मार कर ही निकालोगे। तब पंडित जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मेरी बेटी ने तुम्हें बुलाया है। मायूं समझ जाता है कि वह लड़की उसे क्यों बुला रही है। तब मायूं कहता है, अच्छा अच्छा, तो फिर चलिए, और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। फिर घर पहुंचकर रोहिणी कहती है, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तब मायूं कहता है, हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? तो रोहिणी कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? तब मायूं कहता है, नहीं सुंदरी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब रोहिणी कहती है, क्यों, आप मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? तब मायूं कहता है कि मैं तुमसे विवाह करके तुमको रखूँगा कहाँ? अभी मेरे खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सुंदरी, मैं भला तुमसे विवाह कर कर तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? तब रोहिणी कहती है, आपका कोई तो घर होगा जहाँ आप पहले रहते थे। फिर मायूं उसे सारी कहानी सुनाता है कि जहाँ वह रहता था वहाँ क्या क्या हुआ। तब रोहिणी कहती है, आखिर राजा का सवाल क्या था जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए? तब मायूं कहता है कि महाराज का सवाल था कि मछली पानी में रहती है तो वह आखिर पानी कब पीती है? यह सवाल सुनकर रोहिणी भी दंग रह जाती है। वह समझ जाती है जो इस सवाल को पूछ रहा है वह एक मूर्ख व्यक्ति ही होगा। फिर मायूं से कहती है, अरे आप इतना घबराते क्यों हैं? मैं जानती हूँ इस सवाल का जवाब।
फिर दोनों का बड़े ही धूमधाम से विवाह हो जाता है। और फिर मायूं पंडित जी से कहता है, अच्छा पिताजी, अब मैं अपने राज्य लौटना चाहता हूँ। और फिर रोहिणी को लेकर अपने राज्य आ जाता है। फिर मंत्री उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, अरे बेटा, तुम वापस क्यों आ गए? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? तब मायूं कहता है, पिताजी, यह आपकी बहू है। फिर मायूं सारी कहानी अपने पिताजी को बताता है। तब पंडित जी की बेटी है कहकर सब सारी कहानी सुनाता है। तभी मंत्री जी कहते हैं, लेकिन बेटी, इस सवाल का तो कोई जवाब भी नहीं है, तो तुम उसका जवाब कैसे जानती हो? पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप राजा के पास जाइए और कह दीजिए, इस सवाल का जवाब मेरी बहू आपको देगी, लेकिन मेरी बहू की एक शर्त है। और जब राजा शर्त पूछे तो कह दीजिएगा, मेरी बहू आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। फिर मंत्री राज दरबार में जाता है और राजा को सब बात बताता है और शर्त को भी बताता है। तब राजा कहते हैं, बस इतनी सी बात? ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। फिर दूसरे दिन रोहिणी राजा के महल में जाती है और फिर घूमने लगती है और घूमते घूमते राजा के अस्तबल में पहुंच जाती है, जहां राजा के घोड़े बांधे जाते थे, जहां अस्तबल की देखरेख एक रामलाल नाम का व्यक्ति करता था। वह रोहिणी पूछती है, पिताजी, यह व्यक्ति कौन है? तब मंत्री जी कहते हैं, बेटी, यह राजा का बहुत ही खास नौकर है जो उनके घोड़ों का देखभाल करता है। रोहिणी अस्तबल की ओर घूम ही रही थी कि एक जमीन पर एक चमकती हुई कीमती चीज मिलती है, तो रोहिणी उसे चुपचाप उठा लेती है और मंत्री जी से पूछती है, पिताजी, राजा जी की कोई पुत्री है या पुत्र है? तब मंत्री कहते हैं, नहीं बेटी, ना कोई पुत्र है और ना ही कोई पुत्री है, राजा तो निसंतान है। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं पिताजी। फिर दरबार में दोनों पहुंच जाते हैं तो राजा पूछता है, क्यों मंत्री, तुम्हारी बहू ने सारा महल देख लिया? तब रोहिणी कहती है, हाँ हाँ महाराज जी, मैंने देख लिया पूरा महल। तो राजा कहते हैं, तो बताओ, मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? तब रोहिणी कहती है, मैं आपके सवाल का जवाब कल दूंगी। आपको जिसको इस सवाल का जवाब सुनाना है उसे आप कल बुला लीजिएगा। फिर रात में रामलाल महारानी के पास रहता है और कहता है, महारानी जी, आपको पता है, महाराज के सवाल का जवाब मंत्री की बहू देगी। तब राजकुमारी कहती है, तुम भी ना उस मूर्ख राजा के सवालों के पीछे पड़े हो। इतनी हसीन रात है तो उसे खराब मत करो, तुम मुझ पर ध्यान दो। महारानी उस नौकर रामलाल से प्रेम करती थी। फिर दूसरे दिन सभी राज दरबार में जमा होते हैं और रोहिणी अपने पति मायूं और अपने ससुर मंत्री के साथ दरबार में पहुंचते हैं। तभी रोहिणी कहती है, महाराज जी, क्या राजसभा में सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं? तब महाराज कहते हैं, हाँ हाँ, सभी लोग आ गए हैं। तब रोहिणी कहती है, लेकिन महाराज जी, महारानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब महाराज महारानी को बुलाने भेजते हैं सैनिकों को। सैनिक जाते हैं और महारानी को कहते हैं, महारानी, महाराज आपको बुला रहे हैं दरबार में। तब महारानी कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ। महारानी दासी को कहती है, दासी, जाओ रामलाल को बुलाकर ले आओ। फिर दासी रामलाल को बुलाकर आती है। फिर महारानी रामलाल से कहती है, अरे सुनो, महाराज मुझे राज दरबार में बुला रहे हैं। तो महारानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चले जाइए ना। तब महारानी कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम एक काम करो, मेरी साड़ी और गहने पहन लो और राजा के पास जाके चुपचाप बैठ जाना और साड़ी से लंबा सा घूंघट रख लेना, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तब
रामलाल डरते हुए कहता है, मैं कैसे बैठ पाऊंगा महारानी। महारानी कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, बस वहाँ जाके बैठना और सवाल का जवाब सुनकर वापस आ जाना। फिर मजबूरन रामलाल को साड़ी पहनकर लंबा सा घूंघट डालकर दरबार में जाके राजा के पास बैठ जाता है। तभी रोहिणी देख लेती है और सोचती है, अरे महारानी जी इतना लंबा घूंघट क्यों डाले हुए हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर रोहिणी कहती है, महाराज जी आप और तो नहीं बचा। तब राजा कहते हैं, नहीं अब कोई नहीं बचा, अब सवाल का जवाब दो। तब रोहिणी कहती है, महाराज जी अभी भी एक व्यक्ति शेष है जिसका नाम रामलाल है। तब महाराज कहते हैं, अरे हाँ मैं तो रामलाल को भूल ही गया था, जाओ सैनिकों रामलाल को बुला कर लाओ। फिर सैनिक अस्तबल में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो कोई नहीं है। सैनिक आकर राजा से कहते हैं, महाराज रामलाल तो अस्तबल में नहीं है, मुझे लगता है रामलाल घोड़ों के लिए घास लेने गया होगा। तभी महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है। तब रोहिणी कहती है, महाराज जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब महाराज जी कहते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो। महाराज जी मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, आप इस राज्य के राजा हैं और हम सब आपके प्रजा हैं, इस नाते से आप हम सबके बड़े हैं और यह सारी प्रजा आपके बच्चे के समान है। हाँ, इस नाते आप हम सबके पिता के समान हुए। तब राजा कहता है, हाँ रोहिणी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान है। तब रोहिणी कहती है, यदि प्रजा आपके बच्चों के समान है तो महारानी जी किसके लिए घूंघट मार रही है। महारानी जी से कहिए कि वो घूंघट हटा दे, यहाँ तो सभी उनके बच्चों के समान हैं। तब महाराज जी कहते हैं, अरे हाँ महारानी अपनी घूंघट किसके लिए मारा है, अपना घूंघट हटा दो। राजा के कई बार कहने के बाद भी घूंघट नहीं हटा रही थी तो राजा को बहुत क्रोध आ गया। अरे महारानी कब से कह रहा हूँ घूंघट हटा दो, क्यों नहीं सुन रही हो, मेरी बातों की कोई लाज नहीं रख रही हो, अब तो मुझे ही तुम्हारा घूंघट हटाना पड़ेगा। इतना कहकर राजा घूंघट उठा देता है तो सभी देखकर दंग रह जाते हैं और राजा जी का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तभी रोहिणी कहती है, महाराज जी क्या आप अब भी आपको अपने सवालों का जवाब जानना है। जब आप अपने घर में ही रहकर आप यह नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी कब और कहाँ पानी पीती है, तो भला कोई व्यक्ति इस मछली के बारे में कैसे बता सकता है कि वह कब और कैसे पानी पीती है। तब महाराज जी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही गलत था, जितने लोगों को कारावास में डाला है उन्हें छोड़ दो और रामलाल और महारानी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बहुत दिनों से मेरी कहानियाँ नहीं आई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।